चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड लेक्चर। वो मैं अपनी एनसीईआरटी मैप के थ्रू करवा रही हूँ, ठीक है। एक इंस्टीट्यूट का है, नाम ही लूंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। आपका ये जो इससे पूरा हो जाएगा, देखो जो है ही नहीं हमारे टॉपिक में, लेकिन थोड़ा सा जान लेंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। बस इतना ही पार्ट है, हमें इतना पढ़ना है। सारी लाइनें समझा दूंगी, इंपॉर्टेंट चीज बता दूंगी, वहां से ही क्वेश्चन बनेगा, उससे ज्यादा नहीं बन सकता इसमें, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर द लिविंग। लिविंग पहले हमें समझना पड़ेगा क्या है, क्यों है, किसलिए, ठीक है। व्हेन वी ट्राई टू define living, we simply understand that what living is opposed to the living नॉन लिविंग। देखो ऐसा क्या है लिविंग में जो कि अपोज करे, जो नॉन लिविंग में नहीं है। मतलब बेसिकली ये ओवरऑल ये चीज कहना चाहती है इधर। तो हम आगे बढ़ते हैं क्या, कि देयर आर सम यूनिक फीचर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस environment, metabolism, ability to self replicate, self organize and interact। देखो सबका मतलब बता दे पहले, देन उसके बाद बताएंगे कुछ ये चीज मतलब डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है। पहले इस लाइन का मतलब समझो। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ यूनिक फीचर होते हैं, जैसे कि ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, अभी बताएंगे क्या कैसे। रिप्रोडक्शन, ऑफ स्प्रिंग को हम न्यू बर्थ देते हैं, ठीक है जी। एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट, मतलब जो हमारे इन्वायरमेंट में हो रहा है उसको हम सेंस कर सके, वो एबिलिटी होती है कुछ ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। नहीं सब कुछ ऑर्गेनिज्म में कह रही हूँ, सब के सब में होती है, ये हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। मेटाबॉलिज्म, जो हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन हो रही है उसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, मतलब हम अपने आप को रेप्लिकेट करें, मतलब कैसे, मान लो कि आपका एक सेल है, अपने आप को ये है, इसने अपने को रेप्लिकेट कर लिया। मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, उसने अपने आप को इस तरह से रेप्लिकेट कर लिया। और हमारा डीएनए भी तो एग्जांपल है इस चीज का, सेल्फ रेप्लिकेट का, है, ठीक है जी। अब बात करते हैं सेल्फ ऑर्गेनाइज, मतलब कि कितनी अच्छी तरह से हम रहते हैं अपने आप। जैसे हमारी बॉडी हमको कैसे ऑर्गेनाइज करती है, मतलब हमारा सेल है, देन टिश्यू है, सेल के अंदर भी कितना हमारा जो सेल है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, कितनी सारी चीजें हैं, कितने वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, ठीक है। और इंटरेक्ट करती है बाहर के एनवायरनमेंट से, ठीक है ठीक है। अब देखो समझते हैं कि पहले डिफाइनिंग फीचर क्या होता है और कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है। जब कोई कलर और डार्क ले लें, ये लो ये वाला लेते हैं। डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, डिफाइनिंग फीचर एंड आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर। पहले डिफाइनिंग फीचर समझो, जो कि तो लिखो, जो कि सब सब कोई एक्सेप्ट, कोई भी एक्सेप्शन नहीं, नहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म में लिख लेना यार, मुझे कंटाला आता है लिखने में, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा जो डिफाइनिंग फीचर को शो ना करता हो। कुछ फीचर्स होते हैं, इनमें से कुछ यूनिक फीचर होते हैं जो हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे ही मिलेंगे। बट जो आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एक मिनट, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है। वो आपका ऐसा होता है, अगर किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो भी सकता है या नहीं हो सकता। इवन देखो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो सकता है या नहीं भी हो सकता, वो नहीं भी हो सकता। हाँ बट आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो हो भी सकता है, नॉन और नहीं हो सकता। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो करेक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये बात आ जाती है। इसलिए इसे डिफाइनिंग फीचर नहीं, डिफाइनिंग फीचर का मतलब ये है कि हाँ इससे हम इंश्योर करते हैं कि ये चीज लिविंग है ही, उस लिविंग थिंग में ये पाई जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसलिए कह दिया कि इसमें वो कैरेक्टर्स आएंगे जो कि भाई आपके लिविंग में हो सकते हैं या नहीं हो सकते, कुछ एक्सेप्शन आ जाता है। और नॉन लिविंग में भी कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं जो कि हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अभी क्या बात चल रही है आगे बताते हैं कि क्या बात है, कौन से फीचर्स है वो। ये फीचर आपके ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, कॉन्शियसनेस है एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है, आगे बढ़ते हैं अच्छे से। अब बात करते हैं सबसे पहले ग्रोथ की बात कर रहे हैं हम इसमें। तो आपका आपका इसमें ग्रोथ आपकी बाय मास भी हो सकती है और बाय नंबर भी हो सकता है। सुनो फिर से, आपकी ग्रोथ बाय मास भी हो सकती है, आपकी ग्रोथ बाय नंबर भी हो सकती है। देखो सी फॉर एग्जांपल, जब आप पैदा हुए थे चुन्नू मुन्नू से थे, अब जब आप चाहे पतले क्यों ना हो गए हो बट बड़े तो हो गए हैं, मास तो आपका बढ़ गया है ना, ठीक है जी। अब नंबर की बात कैसे करें, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, वो ये एक बैक्टीरिया वो डिवाइड करेगा, उसने बना लिया ये 2 सेल। एक तो उसने ग्रोथ कर ली अपनी, ठीक है जी, ग्रोथ कर ली। एक तो उसका नंबर भी बढ़ गया, साथ में नंबर भी इंक्रीज हो गया एंड साथ में वो रिप्रोड्यूस भी कर गया। देखो एनसीईआरटी की लाइंस बहुत प्यारी इसमें ये है कि आपका जो रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब कि आपका अगर रिप्रोडक्शन हुआ
उसका मतलब क्या हुआ कि उसने अपनी ग्रोथ कर ली है। अगर वो ग्रोथ करी इसका मतलब क्या हुआ, उसने रिप्रोड्यूस कर लिया है। मतलब बस इतना ही है इधर कि आपका अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अगर वो ग्रोथ करता है तो मतलब उसने रिप्रोड्यूस भी करा है, उसने अपना नंबर भी बढ़ाया है और ग्रोथ तो करी ही करी है। बस इतना है सर का बात। ठीक है, ठीक है। ग्रोथ अब आपकी दो तरह की होती है, एक होती है आपकी इंटरनल, एक होती है आपकी इंटरनल, एक होती है एक होती है आपकी इंट्रिंसिक, एक होती है एक्सट्रिंसिक। क्या मतलब है इसका, देखो मान लीजिए आपके पास क्या, आप खुद अपने आप में ही एक इंट्रिंसिक ग्रोथ के एग्जांपल हैं। आप एक इंसान थे सॉरी, आप एक इंसान हैं, ठीक है, अंदर आपकी ग्रोथ हो रही है। आप पहले छोटे से बच्चे थे, अब आप कितने बड़े ऊंट हो चुके हैं एज योर मॉम से, ठीक है, आप इतने बड़े ऊंट हो चुके हैं। अभी आप में अकल नहीं आई है बट ऊंट तो हो चुके हैं ना, ग्रोथ तो आपकी हो चुकी है ना। हाँ जी, ग्रोथ आपकी हो चुकी है, अंदर से हुई है, बाहर से आप में कुछ कीले लगाए, किसी कीले ठूसी गई हैं, या अंदर बाहर से आपको हड्डियां ठूसी गई हैं कि आपकी हड्डियां बड़ी हुई हैं। हाँ, कितनी सारी ग्रोथ के अंदर प्रोसेस होता है आपकी। ठीक है, ठीक है, ये आपकी होती है लिविंग थिंग है। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या है। मान लीजिए एक ये पहाड़ है, अब उधर बहुत सारी रेत कहीं से उड़ के आ गई, तो वो पहले पहाड़ इतना था, अब रेत उड़ उड़ के आके इतना 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 हो गया। ये बाय मास इसका मास बढ़ गया, इसका मास बढ़ गया, इसका मास बढ़ गया। तो मतलब इसमें भी ग्रोथ हो चुकी है, नॉन लिविंग थिंग में भी ग्रोथ हो चुकी है। नॉन लिविंग थिंग बोल रहे हैं, ऑर्गेनिज्म कैसे कह सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग में भी इसमें ग्रोथ हो चुकी है, दिख रही है आपको। हाँ, तो देखो इसलिए तो हमने अभी क्या कहा था कि ग्रोथ आपकी मास से भी हो सकती है, मास बढ़ गया, या फिर नंबर से भी हो सकती है। नंबर का एग्जांपल तो अभी बताया मैंने, कोई बैक्टीरिया मान लो आप। ठीक है, ठीक है। तो ये पूरा ग्रोथ का मतलब समझ गए कि देखो अब ये आपकी ग्रोथ इंट्रिंसिक हो सकती है, एक्सट्रिंसिक हो सकती है। ग्रोथ किस तरह से होती है, नंबर बढ़ जाए या मास बढ़ जाए या फिर नंबर बढ़ जाए। ठीक, ठीक है। तो अब इससे आप क्या समझे, लिविंग में हो रही, नॉन लिविंग में हो रही है, लिविंग में तो हो ही रही है। तो इससे हम क्या बिल्कुल सटीक आंसर दे सकते हैं कि हाँ भाई ये लिविंग थिंग को डिफाइंड कर रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइंड कर रही है। क्या सिर्फ ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जा रही है ग्रोथ, सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जा रही है? नहीं जी, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी पाई जा रही है बाय द इंक्रीजिंग ऑफ मास। समझे? तो ये बाहर से बढ़ गई एक्सट्रिंसिक। ठीक है, ठीक है, इसने मास बढ़ा लिया। ये हम बस ये कह रहे हैं कि आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग भी ग्रोथ कर सकता है, इसलिए इसको सिर्फ करेक्टरिस्टिक फीचर माना गया है। आपका ग्रोथ करेक्टरिस्टिक फीचर है, ग्रोथ आपका करेक्टरिस्टिक फीचर है, ग्रोथ आपका करेक्टरिस्टिक फीचर है। अब देखो ग्रोथ आपका क्या होती है, इंट्रिंसिक ग्रोथ प्लस एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, अभी पढ़ा हमने, है ना। ये आपकी इंट्रिंसिक ग्रोथ, ये आपकी एक्सट्रिंसिक। अच्छा, जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाएगी, अंदर से जो ग्रोथ होती है वो आपकी डिफाइनिंग फीचर होता है। ये सिर्फ टोटल ग्रोथ तो इसे कहते हैं, ये सिर्फ इंट्रिंसिक ग्रोथ बता रही हूँ, ये आपका डिफाइनिंग फीचर होता है। बट एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्योंकि वो करेक्टरिस्टिक फीचर है, इसलिए ओवरऑल ग्रोथ आपकी क्या हो जाती है, करेक्टरिस्टिक फीचर। बस इंट्रिंसिक का मतलब समझिए कि किसी ऑब्जेक्ट में बाहर से मास आ गया। इंट्रिंसिक हम इंसान ले लो, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लो, उसमें पाई ही जाएगी, हर किसी ना किसी में पाई ही जाएगी, चाहे बाय मास बढ़ जाए चाहे बाय नंबर बढ़ जाए। अगर अंदर से ग्रोथ हो रही है, अंदर से ग्रोथ हो रही है, तो वो डिफाइनिंग फीचर होता है। क्योंकि आपका ग्रोथ होता है इंट्रिंसिक ग्रोथ प्लस एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, तो हम नहीं कह सकते कि आपका ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है, जो कि सिर्फ और सिर्फ डिफाइनिंग फीचर मतलब सिर्फ और सिर्फ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जा रही है, और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जा रही है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो पाई जा रही है, लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग थिंग में भी पाई जा रही है, इसलिए हम इसे एज अ डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते, हम इसे करेक्टरिस्टिक फीचर कहते हैं, इसे हम करेक्टरिस्टिक फीचर कहते हैं। बस इतना जानना है और कुछ नहीं जानना। फटाफट आगे बढ़ते हुए कि अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन मतलब वही अपने प्रोजेनी को, अपने प्रोड्यूस करना, प्रोजेनी बनाना, ठीक है, अपने ही जैसी सेम काइंड करेंगे। अब ये क्यों करेक्टरिस्टिक फीचर है, देखो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हर ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में आपको मिल जाता है कि रिप्रोड्यूस करते हैं, पर इसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कि कोई इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हो गया, हाँ, जिसमें कि वो दोनों इनफर्टाइल है, या कोई भी उसमें से मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, और उसका हमने पिछली क्लास में एग्जाम्पल देखा था, म्यूल, या फिर हिन्ने भी एग्जाम्पल देखा था जो, और स्टराइल वर्कर भी एग्जाम्पल होती है, याद रखना इसको। स्ट्राइल वर्कर भी देखो ड्रॉन होता है आपका। अब यार छोड़ो, इसमें आपको कोई जरूरत नहीं है, वैसे आगे यूज होगा कि आपका ड्रॉन, सुनो, ड्रॉन होता है जो कि मेल होता है, ठीक है। आपकी होती है एक क्यून, क्यून बी, क्यून होती है, क्यून बी होती है, ठीक है, क्यून बी जो कि ऑब्वियसली फीमेल होती है, और बाकी जो बच्चे होते हैं वो होते हैं वर्कर बी, वो होते हैं वर्कर बी जो कि इनफर्टाइल होते हैं, वर्कर बी जो कि इनफर्टाइल होते हैं, ठीक है।
जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है? हाँ है। क्या ये रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। एक्सेप्शन आ गया? हाँ जी आ गया। तो विदाउट एनी एक्सेप्शन होता है आपका डिफाइनिंग फीचर। जब कोई एक्सेप्शन आ जाता है वो बन जाता है आपका करेक्टरिस्टिक फीचर, इसलिए आपका रिप्रोडक्शन हो जाता है करेक्टरिस्टिक फीचर। दैट्स ऑल, आप कुछ जानना नहीं है। और मैं आपको इसका लेक्चर निचोड़ दे दूंगी, जो आपको पता होना चाहिए वो ही पता होगा बस, ठीक है? वो देख लेना, उससे ही काम बन जाएगा, ठीक है? ठीक है, आगे बढ़ते हुए कि अब मेटाबॉलिज्म, देखो बड़ा ही प्यारा है ये कि मेटाबॉलिज्म। अभी मैंने बताया था कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। जो भी हमारे अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं इनसाइड द बॉडी, सम टोटल ऑफ द ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन बॉडी, जो कि सारी की सारी केमिकल रिएक्शन होती है हमारी बॉडी के अंदर, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म उसे ही कहते हैं हम, उन सबका सम मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ठीक है, ये एक डिफाइंग फीचर है। हाँ जी, ये एक डिफाइनिंग फीचर है कि कैसे एक मिनट से रेस कर दूं, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो यूनिसेलुलर क्यों ना हो, मल्टीसेलुलर क्यों ना हो। ये इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, विदाउट एनी एक्सेप्शन हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको मिलेगा ही मिलेगा मेटाबॉलिज्म। इतना पता होना चाहिए, आपका काम इतने से हो जाएगा, आप ज्यादा मत सोचो, ठीक है? अब बात करते हैं कॉन्शियसनेस। ये क्या होता है कॉन्शियसनेस बेटा जी? हमारे अंदर एबिलिटी होती है कि हम जो भी बाहर हो रहा है, जो हमें बाहर से स्टिमुलस मिला, उसके प्रति हम रिस्पॉन्ड कर सके, वो वाली एबिलिटी उसे कहते हैं कॉन्शियसनेस। ये भी एक डिफाइनिंग फीचर होती है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगी, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगी ही मिलेगी, मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है जी? ठीक है कि seen in all unicellular as well as multicellular organism। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत ही प्यारा पॉइंट, कि ये पता हमेशा से बहुत प्यारा सा रहा पॉइंट, कि ओनली ह्यूमन मतलब हम, हमारे पास ही सेल्फ कॉन्शियस होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है कि हम अपने लिए अवेयर होते हैं, अपने लिए। वैसे भी हम सेल्फिश नहीं है, तो इसलिए हमारे पास क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है कि अपने बारे में ज्यादा हम सोचते हैं, अपने लिए रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जो भी, उसके प्रति तो हम जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो हर एक करता है, लेकिन अपने लिए सेल्फ कॉन्शियस भाई बड़ा ही सेल्फ कॉन्शियस से बंदा है कि बड़ा ही अपना ध्यान रखता है, कहते नहीं कहते बेटा? हाँ, तो वो ही मतलब है ह्यूमन, सिर्फ वो ह्यूमंस के पास। बट एक एक्सेप्शन देखो, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इसके बारे में, कॉन्शियसनेस के बारे में। कॉन्शियसनेस हर किसी के पास होती है, इसलिए ये डिफाइनिंग फीचर है। बट आपका जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है ना, सेल्फ कॉन्शियसनेस ये आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब पूछो इसका अब कोई पूछे कि ऐसा क्यों, इसका कोई वो एक्सेप्शन आ गया? हाँ जी आ गया है, कोमा वाला पेशेंट के पास अपने पास कोई सेल्फ कॉन्शियस नहीं होता, वो इसलिए तो पड़ा रहता है, उसे कुछ पता नहीं चलता, कुछ समझ नहीं आता, है ना? कोमा वाला पेशेंट है, उसको कुछ समझ नहीं आता, इसलिए सेल्फ कॉन्शियसनेस आपकी करेक्टरिस्टिक फीचर है बस। बट कॉन्शियसनेस आपका डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है? और एक आपका आ गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। बेटा चाहे यूनिसेलुलर हो, चाहे मल्टी सेलुलर हो, हर किसी के पास होगी ही होगी, होगा ही होगा सेल, चाहे एक हो, चाहे हजारों लाखों करोड़ों हो, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास सेल तो होगा ही होगा, ये मतलब है इसका, इसलिए वो डिफाइनिंग फीचर है। तो अब आगे देखो, seen in all unicellular as well as your multicellular organism। बस इतनी सी बात है, that's all। मैं अगर इस किसी को आता भी होगा ना, नहीं आ रहा तो आएगा, इतना कुछ कठिन है नहीं है, मैं लेक्चर निचोड़ दे दूंगी इसका बहुत अच्छे से, बस इतना तब पढ़ लेना, काम हो जाएगा उससे। ये कुछ एनसीईआरटी की लाइन से देख लेते हैं फटाफट से। ये तो मैंने बता ही दिया है कि आपका जो रिप्रोडक्शन सिनोनिमस होता है ग्रोथ का ही, किसमें? यूनिसेलुलर में, मल्टीसेलुलर में नहीं कह सकते, ये नहीं होता, ठीक है? आगे बात करते हैं। देखो, अ रिएक्शन इन अ टेस्ट ट्यूब is either be living or non living। मतलब आपके टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन हो रही है, तो क्या ये लिविंग है? नहीं। क्या ये नॉन लिविंग है? ये वो भी नहीं है। क्यों? देखो, रिएक्शन हो रही है मतलब लिविंग थिंग, बट वो एक नॉन लिविंग प्लेस पे हो रही है, तो इसलिए नॉन लिविंग। तो हम दोनों चीज ही डिफाइन नहीं कर सकते इसके लिए, ठीक है? बस इतनी। अब आगे बढ़ते हुए देखो, एनसीईआरटी में लाइनें हैं ये कुछ, ये एनसीईआरटी मैप है, उसके थ्रू सबके चीज मैप के थ्रू है। हम आगे बढ़ते हुए कि इसमें कह रहा है आपको नेक्स्ट पॉइंट, फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर बोथ प्लांट एंड एनिमल। क्या मतलब है? फोटो पीरियड का मतलब होता है कि जितनी लाइट दिन में आ रही है, लिख लेना, मेरे को टाइम जाता है, जितनी लाइट दिन में आ रही है, जितनी लाइट है पड़ रही है, इसी वजह से ये चीज अफेक्ट करती है। मानो कोई पंछी है ना, उसने देखा भाई आज का लाइट डे कुछ ज्यादा ही रहा है, तो वो सेंस करता है, क्या पता वो उससे ज्यादा लाइट में ब्रीड करता हो, है ना? ज्यादा लाइट में वो ब्रीड करता हो, ज्यादा लाइट में,
मतलब लाइट से आपकी सनलाइट से मतलब है, ठीक है? ज़्यादा लाइट में वो मतलब कितना दिन रहा, कितना फिर उसके बाद अंधेरा आ गया काइंड ऑफ, हाँ? तो वो उसको उसके अकॉर्डिंग करता है। मान लीजिए ज़्यादा लाइट में मतलब उसका ब्रीडिंग सीज़न आ गया, उसे पता चल गया कि मेरा ब्रीडिंग सीज़न कैसे आ गया, मतलब कि ज़्यादा लाइट रही है, उसके हार्मोन्स एक्टिवेट हो रहे हैं इस टाइम, ठीक है? तब तब फिर वो अपना पार्टनर ढूँढता है। ठीक, ठीक। अब हम बात करें कि कैसे, हमने एनिमल की बात कर ली, अब प्लांट के बारे में बात करें, कैसे? जैसे प्लांट तो खुद सेंस कर सकते हैं कि लाइट, और भाई लाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, हाँ? तो फिर प्लांट भी सेंस कर सकता है कि ज़्यादा लाइट आई है, तो मतलब अब मैं अपने फ्लावर्स बना सकता हूँ। फ्लावरिंग करना ही इनके लिए तो रिप्रोडक्शन का काम है, वही तो ब्रीडिंग है इनके लिए। हाँ, बस इतना बात है और कुछ नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में लाइन है ये, इसलिए पढ़ लें हम। एनसीईआरटी में और आगे क्या लाइन है, देखो कि आपका इन प्लेनेरिया, प्लेनेरिया आप उसमें पढ़ेंगे फ्लड वॉर्म, उसमें एनिमल किंगडम में, वी ऑब्जर्व थ्रू ट्रू रीजनरेशन, ये आई गेस आप 10th में भी पढ़ते हैं, आई गेस नहीं, हाँ जी आप 10th में भी पढ़ते हैं कि ये अगर बेटा ये कुछ इस तरह से होता है, अरे रे कुछ इस तरह से होता है या ना कुछ, हाँ इसी तरह से होता है। इसको अगर मैं यहाँ से काट दूं, यहाँ से काट दूं, यहाँ से काट दूं, ये एज इट इज, एज इट इज, आजा, अच्छा, सॉरी, कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, एज इट इज, पेस्ट, और भाई भाई बहुत टाइम जाएगा इसमें, तो ऐसे करके छोटे छोटे और बना लेगा और बना लेगा और बना लेगा, ऐसे ही बिल्कुल सेम, इस पार्ट से इस पार्ट से भी ये बनाएगा, ये इस पार्ट से भी ये, और दूसरा ये बनाएगा, इस पार्ट से भी यही सेम बनाएगा, इस पार्ट से भी ये सेम, पूरा का पूरा ये बना देगा। इसलिए तो इसमें ये क्या वर्ड यूज हो रहा है, ट्रू, ट्रू रीजनरेशन, ट्रू रीजनरेशन क्या किसमें मिलती है, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया क्या, फ्लैट वॉर्म, ठीक है? आगे आप प्लांट किंगडम में भी, सॉरी एनिमल किंगडम में बहुत अच्छे से, ठीक है? एक बड़ी ही प्यारी लाइन एनसीईआरटी की ये, उससे पहले मैं एक चीज बताऊंगी, ये उससे पहले देखो, टिश्यू किससे बनकर मिला होता है, किससे बन के मिला होता है टिश्यू, आपका सेल से, है ना? हाँ, और सेल किससे बन के मिला होता है बेटा, सेल ऑर्गेनेलीज से, सेल ऑर्गेनेलीज से, एंड ये जो आपकी सेल ऑर्गेनेली है वो किससे बन के मिली होती है, मॉलिक्यूल्स से, और वो मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, या वो जो आपका डीएनए हो जाएगा, चाहे वो आपका लिपिड हो जाएगा, मैं प्रोटीन लिखने वाली हूँ, लिपिड बोल रही हूँ, चलो कोई बात नहीं है, प्रोटीन हो जाएगा, लिपिड हो जाएगा, एसेट्रा एसेट्रा बहुत सारे, ठीक है जी, ऐसे बहुत सारे लिपिड, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स हो गए, हाँ ठीक है। अब देखो ये समझे, समझ गए ना? टिश्यू किस, देखो ये, हाँ टिश्यू किससे बनके मिला होता है, सेल से, और सेल किससे बनके मिला होता है, सेल ऑर्गेनेलीज से, सेल ऑर्गेनेलीज किससे बनके मिली होती है, मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल्स किससे बन, मॉलिक्यूल्स क्या क्या हो सकते हैं, ये है आपका डीएनए भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, लिपिड भी हो सकता है, और बहुत कुछ हो सकता है। अब देखो इस लाइन को पढ़ते हैं कि हम आपसे कह रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स, मतलब जो टिश्यूज की प्रॉपर्टी है, क्या वो आपके जो सेल है उससे जो टिश्यू बन के मिला है उन सेल से, क्या हर एक सेल में वो प्रॉपर्टीज होगी इस टिश्यू की, कैसे हो सकती है? एक पर्टिकुलर सेल में जो जो सेल्स, ये लो ये आपका सेल, ये बना लिया उसने टिश्यू, क्या इस टिश्यू में इस पूरे की इस सेल में इस पूरे की प्रॉपर्टी होगी, नहीं, क्योंकि ये जब एक साथ आए हैं वो उसने टिश्यू बनाया तब वो प्रॉपर्टी आई है निखर के, समझ रहे हो ना? हाँ, सिमिलरली जो आपकी प्रॉपर्टी है सेल ऑर्गेनेली की आर नॉट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, जिससे मिलके बना हुआ था आपका ऑर्गेनली, मतलब जो आपकी सेल ऑर्गेनली है जिससे बन के मिली, जिससे मिलकर बनी है, किससे, बायो मॉलिक्यूलर से, मॉलिक्यूल से, क्या वो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज आपके इस, नहीं, जो ऑर्गेनली की प्रॉपर्टी है वो क्या मॉलिक्यूल में होगी जिससे आपका ऑर्गेनली बनी है, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? आप देखो, मैं से फॉर एग्जांपल आपसे कहूँ, आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया मान लो, माइटोकॉन्ड्रिया में आपका डीएनए होता है, डीएनए से बनके मिलता है, डीएनए से डीएनए, आपका प्रोटीन मान लो, लिपिड एक्सेट्रा, सब बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपका मॉलिक्यूलर है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स है, एंड ये आपका है क्या, ऑर्गेनली, ऑर्गेनली सेल ऑर्गेनली, है ना? ये माइटोकॉन्ड्रिया आपकी सेल ऑर्गेनली है, क्या ये जो डीएनए की प्रॉपर्टी है, क्या इसमें दिखती, ये क्या, सॉरी जो माइटोकॉन्ड्रिया की प्रॉपर्टी है, माइटोकॉन्ड्रिया की प्रॉपर्टी क्या डीएनए में होती है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसिस करता है, क्या डीएनए करता है? नहीं, प्रोटीन से बनकर मिला हुआ होता है आपका, प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है आपका क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, क्या वो प्रोटीन की प्रोटीन कुछ ऐसी प्रॉपर्टी शो करता है, प्रोटीन कुछ ऐसी प्रॉपर्टी शो करता है जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया करता है? नहीं, लिपिड भी ऐसा कुछ करता है? नहीं। तो वही मतलब है आपका, सब समझ गए होंगे आराम से आप कि जो आपका सेल है वो टिश्यू जैसी प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकता, वही आपकी सेल ऑर्गेनली है जो कि आपका मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई होती है, वो मॉलिक्यूल सेल ऑर्गेनली जैसी प्रॉपर्टी शो नहीं करती, बट जब ये एक साथ इंटरेक्ट करते हैं तब ये अपनी काम को प्रदर्शित करते हैं, मतलब कि ये अपना सेल से बनकर मिला टिश्यू, फिर आपका ऑर्गेनली से, सॉरी मॉलिक्यूलर से मिलकर बना आपका सेल ऑर्गेनलीज, समझ गए? बस ये एनसीईआरटी की लाइन थी,
एक बार इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं कि फिर से पढ़ लो। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूट सेल, सिमिलरली प्रॉपर्टीज ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज are not present in the molecular constituents of organelle बट अराइज ड्यू टू इंटरेक्शन। ये बनता कैसे, क्योंकि ये सब एक साथ इंटरेक्ट करते हैं ना, तब टिश्यू से सेल बनता है, मॉलिक्यूल से ऑर्गेनेलीज बनती हैं, यही मतलब है। ठीक है, अब बात करते हैं, वो मैंने कोमा वाला तो बता ही दिया आपको। ठीक है, ये वाली लाइन हम पढ़ चुके हैं कि डीएनए सॉरी जो आपका जेनेटिक मटीरियल है, चाहे वो जो अभी प्रेजेंट में स्पीशीज है, चाहे वो पास्ट में थी या फ्यूचर में जो भी स्पीशीज रही, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी रहेंगे, उसमें आपका जेनेटिक मटीरियल की शेयरिंग है वो कॉमन रहेगी, चाहे ये वेरी कर सकते हैं। वेरी का मतलब मान लीजिए अभी प्रेजेंट में कर दूं, मान लो कि पास्ट में कुछ 100% था, तो प्रेजेंट में कुछ 50% रह गया है, और जो फ्यूचर में आपको 25% या फिर ज्यादा भी हो सकता है, 25% वेरी करेगी इनकी जेनेटिक मटीरियल की रेशियो। ठीक है, ठीक है। अब आगे बात करें ये वाला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके सेल्फ रेप्लिकेट भी कर सकते हैं, मतलब कि रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं एक तौर से, या फिर अभी हम बात कर रहे थे सेल्फ रेप्लिकेट में कि हम बैक्टीरिया रेप्लिकेट करता है या हमारा डीएनए भी रेप्लिकेट करता है, और बहुत सारी बातें हम सेल्फ रेप्लिकेट भी कर सकते हैं, मतलब काइंड ऑफ इधर रिप्रोडक्शन की ही बात कह रहे हैं। इवॉल्यू हम क्या ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन भी दिखता है, इवॉल्विंग मतलब पहले मान लीजिए आपको अगर इवोल्यूशन पढ़ा होगा ना, आप एंड में हम ह्यूमन वाले इवोल्यूशन देखेंगे तो बेबी चिंपैंजी से हमारा स्कल काफी मिलता था। पढ़ोगे आप, नहीं पढ़ा तो मान लो पहले तो हमारा एक कह सकते हैं इसमें इवोल्यूशन में कि आपका पहले आरएनए वर्ल्ड था, धीरे धीरे करके कैसा हो गया, डीएनए हो गया, क्योंकि आरएनए आपका कैसा था, अनस्टेबल। ठीक है, ठीक है। अब हाँ, ये वाली इवोल्यूशन वाला पार्ट हो गई। अब आगे बढ़ते हुए सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम। सेल्फ रेगुलेटिंग जो भी हमारे बॉडी के अंदर फंक्शंस होते हैं, हम उसे रेप्लिकेट करते हैं, सॉरी रेगुलेट करते हैं, सेल्फ रेगुलेट करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं हम बाहर के एनवायरनमेंट से। एंड देखो, सेल्फ रेप्लिकेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मतलब हम अपने अंदर जो भी है उसको रेगुलेट करते हैं, और हमारा काफी इंटरेक्टिव सिस्टम होता है कि बाहर जो स्टिमुलस हमें मिला है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सके, रिस्पॉन्स कर सके। बस यही मतलब था, और कुछ भी नहीं है। लेक्चर छोड़ दे दूंगी, जो इतनी परेशानी है तो उससे सब चीज आप 2 मिनट में जो जो इंपॉर्टेंट है वो करते रहना। ठीक है, बाय, थैंक यू।